कभी सोचा है कि हमारी इस धरती पर, इस पूरे प्लैनेट पर लाइफ का असली इंजन क्या है? वो कौन सी कमाल की ताकत है जो सूरज की रोशनी को जिंदगी में बदल देती है? आज हम उसी जादुई प्रक्रिया की गहराई में उतरेंगे। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ये बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत जरूरी रिवीजन होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। प्रकाश संश्लेषण सच में पृथ्वी पर होने वाली सबसे ज्यादा जरूरी बायोकेमिकल रिएक्शंस में से एक है। इसी की वजह से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है और दुनिया की लगभग हर फूड चेन की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो चलिए इस शानदार प्रोसेस को और करीब से जानते हैं। तो ये है क्या असल में? बहुत ही सरल भाषा में, प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने लिए खाना बनाते हैं। अब इस समीकरण को देखिए। पौधे हवा से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से लेते हैं पानी, और इन दोनों को सूरज की रोशनी की एनर्जी से मिलाकर बनाते हैं ग्लूकोज, जो कि उनका खाना है। और इस पूरी प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट है जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, ऑक्सीजन। तो सवाल यह है कि ये सब होता कहाँ है? सोचिए कि हर पत्ता अपने आप में एक छोटी सी फैक्ट्री है। अब हम इस हरी फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि ये कमाल की प्रक्रिया आखिर होते कैसे और कहाँ है। और ये है हमारी फैक्ट्री का मेन फ्लोर, क्लोरोप्लास्ट। ये सेल के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनाइल है जो सिर्फ पौधों और कुछ एल्गी में ही मिलता है। असल में प्रकाश संश्लेषण का सारा एक्शन इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अब इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी बड़ा दिलचस्प है, बिल्कुल एक फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरह। इसमें होते हैं थाइलाकॉइड्स, जहां लाइट रिएक्शन होता है। इन्हीं थाइलाकॉइड्स के स्टैक्स को ग्रैना कहते हैं। फिर आता है स्ट्रोमा, जो एक लिक्विड से भरी जगह है, और यहां होती है डार्क रिएक्शन। और इन सब में सबसे जरूरी है पिगमेंट्स, जैसे क्लोरोफिल, जो सूरज की रोशनी को पकड़ने का काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये एक 2 भाग वाली असेंबली लाइन की तरह काम करती है। दोनों हिस्सों के अपने अपने खास काम हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि वे एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। एक के बिना दूसरा चल ही नहीं सकता। तो एक तरफ है लाइट रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसे सीधे सीधे सूरज की रोशनी चाहिए, और ये थाइलाकॉइड में होती है। इसका काम है एनर्जी बनाना, एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में, और हाँ, ये ऑक्सीजन भी रिलीज करती है। दूसरी तरफ है डार्क रिएक्शन, जिसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसे सीधे लाइट की जरूरत नहीं होती, और ये लाइट रिएक्शन में बनी एनर्जी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाती है। तो लाइट रिएक्शन को फैक्ट्री का पावर जनरेशन फेज समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है। स्टेप 2, इस एनर्जी का इस्तेमाल पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिसे कहते हैं फोटोलाइसिस। इसी दौरान ऑक्सीजन बनती है। और स्टेप 3, ये सारी कैप्चर की हुई एनर्जी एटीपी और एनएडीपीएच नाम की एनर्जी बैटरीज में स्टोर हो जाती है। चलिए यहां एक पल के लिए रुकते हैं, एक छोटा सा रिवीजन चेक हो जाए। जरा सोचिए, लाइट रिएक्शन में वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके टूटने से ऑक्सीजन गैस निकलती है? बिल्कुल सही जवाब है पानी। फोटोलाइसिस की प्रक्रिया में पानी का मॉलिक्यूल ही टूटता है, जिससे हमें वो ऑक्सीजन मिलती है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अब आते हैं फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग फेज पर, यानी केल्विन साइकिल पर। इसका सीधा सा मकसद है लाइट रिएक्शन में बनी एनर्जी बैटरीज एटीपी और एनएडीपीएच का इस्तेमाल करके पौधे के लिए खाना यानी ग्लूकोज बनाना। इस काम में जो हीरो एंजाइम है वो है रूबिस्को, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर इस साइकिल की शुरुआत करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या सभी पौधे अपनी फैक्ट्री एक ही तरीके से चलाते हैं? नहीं, खासकर जब मौसम मुश्किल हो, जैसे कि बहुत गर्म और सूखी जगहों पर, तो पौधों ने जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके अपनाए हैं। मुश्किल हालात में एक प्रॉब्लम सामने आती है, जिसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये एक तरह का ग्लिच है जिसमें रूबिस्को एंजाइम गलती से कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। इससे होता यह है कि पौधे की बहुत सारी एनर्जी बर्बाद हो जाती है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ पौधों ने खुद को अपग्रेड कर लिया है। यहां हम 3 अलग अलग रास्ते देख सकते हैं। C3 पौधे सबसे आम हैं, जैसे गेहूं और चावल। लेकिन C4 पौधे जैसे मक्का और गन्ना गर्म मौसम में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्रांस एनाटॉमी नाम की एक स्पेशल बनावट होती है जो फोटो रेस्पिरेशन को रोकती है। और कैम पौधे जैसे कैक्टस तो और भी स्मार्ट हैं। ये रेगिस्तान में पानी बचाने के लिए रात में अपने स्टोमेटा खोलकर कार्बन डाइऑक्साइड जमा कर लेते हैं। तो हमने ये सब बारीकियां तो देख ली,
पर इसका मतलब क्या है? ये सब कुछ इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? चलिए अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करके बड़ी पिक्चर को समझते हैं। ATP और NADPH, इन्हें सेल की एनर्जी करेंसी या कह सकते हैं कि रिचार्जेबल बैटरीज समझिए। लाइट रिएक्शन में ये चार्ज होती हैं और फिर डार्क रिएक्शन में जाकर अपनी एनर्जी देती हैं ताकि ग्लूकोज बन सके। ये दोनों एनर्जी कैप्चर करने और एनर्जी इस्तेमाल करने के बीच की सबसे ज़रूरी कड़ी हैं। एक बात और समझनी ज़रूरी है, ये फैक्ट्री अपनी फुल स्पीड पर तभी काम कर सकती है जब इसे सारा कच्चा माल सही मात्रा में मिले। एक नियम है जो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की स्पीड उस चीज़ पर आकर रुक जाती है जो सबसे कम मात्रा में मौजूद हो, चाहे वो रोशनी हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर सही टेम्परेचर। और आखिर में इसके ग्लोबल इम्पैक्ट को देखिए। ये अकेली प्रक्रिया हमारे एटमॉस्फेयर की लगभग आधी ऑक्सीजन देती है। ये धरती की लगभग हर फूड चेन का बेस है और ये कार्बन साइकिल को रेगुलेट करके हमारे ग्रह के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी पूरी दुनिया इसी पर टिकी है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे हमारे ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, क्या लगता है पौधे इसके जवाब में कैसे खुद को बदलेंगे? क्या भविष्य में हम और ज्यादा C4 या कैम जैसे सुपर एफिशिएंट पौधे देखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज दुनिया भर के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।